सिंह सुपर न्यूज़ कोचिंग की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो है हम हिंदी वर्णमाला का पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हिंदी आपके सभी एग्ज़ामों में यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं अदर स्टेट के भी, इनमें जितने भी हिंदी आती है उस हिंदी में काफ़ी कॉमन्स होने वाली है। तो आज से बेटा हम अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी क्लास भी देने लगे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। तो चलते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए हिंदी वर्णमाला क्या होती है, या हिंदी वर्णमाला बेटा ध्यान दें, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ड होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है, जो कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो होती है छोटी, वो होती है वाक्य। चलो समझते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहते हैं वर्ड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड। अब समझते हैं वर्ड क्या होता है। तो जो वर्ड होता है, वर्ड को हम ध्वनि कहते हैं। ये जो ध्वनि होती है इसी को ही हम वर्ड का नाम देते हैं। कहने का मतलब ये होता है जो हमारे वलक कोश होते हैं, जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, यहाँ पर जो कंपन होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब वो ध्वनि बाहर निकलती है तो उसको हम नाम से पढ़ते हैं वर्ड के नाम से। तो ये जो वर्ड होते हैं ये हमारी ध्वनि होती है, जो कि इसे हम वायु या प्राणवायु कहते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? ध्वनि हो गया। अब इस वर्डों के स्वव्यवस्थीकरण को, वर्डों के व्यवस्थीकरण को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थीकरण को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? छोटे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। अच्छी बात है। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड एक ध्वनि होती है। ध्वनि कहाँ से बनती है? कंपन करने से बनती है। कंपन कहाँ होता है? तो वलक कोश के अंतर्गत होता है, जिससे हम स्वर तंत्रियाँ बोलते हैं। आगे चलते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो वर्णमाला होती है, बेटी ध्यान दो, जो उच्चारण के आधार पर, तो वर्णमाला क्या हो गई? वर्णों के स्वव्यवस्थीकरण को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला पूछी जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थीकरण को ही वर्णमाला की संज्ञा दी जाती है। अब बढ़ते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला जो है, हम विशेष कर हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो हिंदी जो वर्णमाला है, तो हिंदी जो वर्णमाला है, ये जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो वर्णों को रखा गया है वो 45 होते हैं, जिसमें से 10 स्वर हो जाते हैं, जबकि 35 व्यंजन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 35 व्यंजन, और 10 जो है क्या होती, वोवेल्स होते हैं, यानी स्वर होते हैं। जबकि लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर वर्ड जो होते हैं वो आधार पर 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। आगे चीज़ों को एनालिसिस करते हैं बेटी। इसमें से क्या होता है? 13 स्वर होते हैं। स्वर कितने हो जाते हैं? 13। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी के आधार पर 13 स्वर 35 व्यंजन क्या हो जाते हैं? 35 व्यंजन, जबकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, कितना हो गया? 8, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 की 2 हांसुल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं,
तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं, जबकि उच्चारण के आधार पर वर्ड जो है 45 होते हैं, जिनमें से 10 स्वर होते हैं और 35 जो है व्यंजन की संख्या होती है। अब बेटी बात करते हैं कि ये सर ध्वनि वर्ड कहाँ से आए। तो बेटी बहुत ज़माने से पहले, बहुत सालों पहले, जब इंसान विकसित नहीं हुआ था, तो जब उसके पास में ये वर्ड नहीं थे, तो एक्चुअली में क्या हुआ, धीरे 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 विकास हुआ। तो विकास हुआ तो लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान करना चालू कर दिया। तो विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब ये जो भाषा है, इस भाषा को समझने के लिए लोगों ने कई कई माध्यम अपनाए। अपने विचारों का आदान प्रदान लोगों ने कई माध्यम से किया, जैसे कि संकेत के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कुछ लोग संकेत के माध्यम से भी कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऐसे करके, तो आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि सर ओके का निशान दे रहे हैं, इसका मतलब सर ओके हैं। तो ऐसे ही तो क्या हो गया, संकेत के माध्यम से। अब धीरे धीरे मामला विकसित होने लग गया, तो कुछ समय के अंतराल में अपने विचारों का आदान प्रदान लोगों ने जो है मुख के द्वारा यानी कि मौखिक करने लगे। अब धीरे 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 यही जो मौखिक जो विचार थे लोगों के, अब इनको लोग एक लिखित रूप में जो है लोगों को बताने लगे। यानी कि आदान प्रदान जो है विचारों का जब लिखित रूप में होने लगा, तो वहाँ से अब वर्णों की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीज़ लिखित में होगी तो लिखित के लिए कुछ चिन्ह चाहिए, कुछ संकेत होने चाहिए हम लोगों के पास। तो उन संकेतों को जो संकेत होने चाहिए थे, जो लिखने के लिए चाहिए थे हमें, अब उन्हीं का नाम हमने क्या दे दिया, वर्ड नाम दे दिया, जो कि अपने आप में बेटी 45 होते हैं। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिसमें से 10 स्वर हो जाते हैं, बाकी 35 व्यंजन हो जाते हैं। जबकि जो है लिखने के आधार पर जो है हमारे जो है 13 स्वर हो जाते हैं, 35 व्यंजन हो जाते हैं, जबकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसकी वजह से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो इनकी संख्या हो जाती है 52। तो अब हम लोगों को पोस्टमार्टम करेंगे इस बामन का, कि ये बामन जो हैं किस तरीका से लोगों ने बांट रखे हैं। ये जो बामन जो वर्ड हैं हमारे, ये किस तरीका से बांट रखे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है, जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। थोड़ा सा बेटा इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं। जैसे राम कल आगरा जाएगा या राम आगरा जाता है, जैसे मैंने लिखा राम आगरा जाता है, तो इससे क्या है कि भाषा की हमें दिखाई दे रही है राम आगरा जा रहा है। तो इसमें क्या है, राम आगरा जा रहा है तो राम का कार्य होना बिल्कुल संकेत किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा दूं, राम आगरा जाता, क्या कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। अगर मैं इसको मिटा दूं, राम आगरा है, कोई अर्थ नहीं निकला। अगर मैं इसको मिटा दूं राम आगरा, तो क्या कोई सेंस निकलता है, नहीं निकलता है। तो सार्थक इकाई क्या हो गई, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो बेटी इसका सार्थक इकाई क्या होती है, राम आगरा जाता है। तो राम आगरा जा रहा है तो एक सार्थक शब्द बन गया जिसका एक अर्थ है कि राम आगरा भैया जाता है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो वाक्य जो है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो ये होती है वाक्य। आगे बढ़ते हैं छोटे इन चीज़ों को समझने के लिए। तो बेटी जो वर्णमाला होती है उसको यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर उसमें से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए चलते हैं। तो बेटी ये जो वर्णमाला है, इसको हम जो है 2 भागों में बांटेंगे अब। तो वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के व्यवस्थीकरण को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छी बात। तो वर्णमाला छोटे हम 2 भागों में बांटेंगे, एक होंगे हमारे स्वर और एक होंगे हमारे व्यंजन।
तो व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी कर लेते हैं। तो वॉवेल्स होते हैं स्वर, वे ध्वनियाँ या वे वर्ड या वे संकेत होते हैं जिनको लिखने के लिए या इनको बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत नहीं होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको कहते हैं स्वर। तो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप में रहती हैं स्वर कहलाती हैं, और वे ध्वनियाँ जो किसी दूसरी ध्वनि के ऊपर निर्भर रहती हैं उनको छोटे हम व्यंजन कहते हैं। उनको हम बेटी क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो स्वर पढ़ने वाले हैं, व्यंजन पढ़ने वाले हैं, अपने हाथ से नोट्स बनाते चलें। वीडियो को रोक रोक के बेटी नोट्स बनाते रखें बीच में, और वैसे मेरे साथ ही साथ बनाते चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो जाते हैं स्वर और एक हो जाते हैं व्यंजन। एक हो जाते हैं स्वर और एक हो जाते हैं व्यंजन। तो आज का टॉपिक है बेटी हमारा स्वर से रिलेटिव। स्वर आज हमें पूरा का पूरा फिनिश करना है कि स्वर के बारे में क्या क्या बातें चलती रहती हैं। आगे चीज़ों को समझेंगे जिससे चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। तो स्वर क्या होते हैं, वे ध्वनियाँ जो किसी के सहयोग से न बोली जाएं, जो किसी पर आश्रित नहीं रहती हैं या किसी की सहायता नहीं लेती हैं बोलने में, उनको छोटे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा कोई ज़रूरी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए स्वर जो होते हैं, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये भी बेटी अपने आप में तीन प्रकार के होते हैं। ये भी अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होते हैं हस्त स्वर। कौन से स्वर, हस्त स्वर होते हैं। और एक होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से स्वर, दीर्घ स्वर। और एक हो जाते हैं छोटे प्लुत स्वर। कौन से हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत वाला, इसको ही पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। एक हो जाता है हस्त स्वर, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को छोटे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको बेटी संधि स्वर भी कहते हैं। इनको छोटे हम क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। जबकि प्लुत स्वरों को हम संगीत स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संगीत स्वर। इनको हम क्या बोलते हैं, संगीत स्वर। ये जो संगीत वगैरह में जो प्रयोग होते हैं स्वर, उनको हम प्लुत स्वर के नाम से देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ओए करके बोलते हैं, राम करके बोलते हैं बहुत दूर, जैसे ओम, तो बहुत सारी ध्वनि आती है। तो ध्यान दीजिए, स्वरों के बेटी तीन भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है हस्त स्वर, इसी को बेटी हम मूल स्वर के नाम से ही पढ़ते हैं। एक हो जाता है तुम्हारा संधि स्वर या संयुक्त स्वर। एक हो जाते हैं प्लुत स्वर। कौन कौन से छोटे टिप्पणी कर लेते हैं सभी चीज़ों पर। तो जो हस्त स्वर हैं, जो मूल स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और बेटी एक और हमने ऋषि जो लिया है, ये बेटी संस्कृत से लिया है, लेकिन फिलहाल ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों में काउंट किया जाता है। जबकि जो ये वाले जो दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये वाले भी इसमें आते हैं। जबकि इसकी कहानी अलग है। जबकि इसकी कहानी अलग है। इसको बेटी ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग, जैसे ओम, जैसे करके ऐसे लिखते हैं ना, ओम ऐसे करके। जैसे हमने लिखा राम, बहुत देर तक बोल रहा है राम, है ना, ऐसे करके लिखते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, हस्त स्वर इनको मूल स्वर कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हीं को हम संधि स्वर के नाम से भी पढ़ते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो मूल स्वर होते हैं, जो हस्त स्वर होते हैं, ये जो दीर्घ स्वर, जो संधि स्वर होते हैं, ये बेटी इनके कुछ बोलने के स्थान होते हैं। यानी कि कौन सा अक्षर कहाँ से निकलकर बोला जाता है और कौन सा शब्द कहाँ से नहीं बोला जाता है। तो बेटी इन चीज़ों के लिए अलग से नहीं पढ़ा जाता है। तो इनके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि इनका उच्चारण स्थान बना लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो भाग होगा ये कंठ कहलाएगा, ये वाला पार्ट है कंठ कहलाएगा। ये वाला जो है ये बेटी इसको हम जो है मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूर्धा।
सॉरी तालु बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, तालु। और जो है ऊपर वाले हिस्से को हम जो मूर्धा कहते हैं, और इनको हम होस्ट कहते हैं या होट कहते हैं, और बाकी आपके दंत होते ही होते हैं। अब देखिए कौन कौन से शब्द कहाँ से बोल सकते हैं, कहाँ से नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जामर हमसे पूछता है कि भैया इसका स्थान बताओ, ये कहाँ से उच्चारण होता है इसका, तो देखिए बोल के देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अ तो यहाँ से इसकी ध्वनि आ रही है अ, देखो कंपन कहाँ हो रहा है, अ यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो छोटा आ है इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम डिलीट करते हैं, फिर सही से समझाते हैं चीज़ों को। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक का रिवीजन फटाक से, बाकी आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लो और चीज़ों को समझते चलते हैं। एक ह्रस्व स्वर मूल स्वर हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि स्वर हो जाते हैं, और प्लित स्वर या संगीत स्वर हो जाते हैं। आगे चलते हैं बेटी, एक दो बार देख लेते हैं, चीज़ों को तो क्लियर हो जाती हैं। एक बार देख लो, फिर दो बार देख लो, यानी कि दूसरी बार जब आप वीडियो देख लोगे तो आप सामने वाले को किसी को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ से हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पे सभी को, और अब इनके स्थान निकालते हैं, कौन सा बंदा कहाँ से बोला जाता है और कौन सा बंदा कहाँ से बोला जाएगा। यहाँ से इन चीज़ों को समझते चलें। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक इन चीज़ों को समझते चलें, यहाँ तक इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलें। अब देखिए थोड़ा सा, छोटा आ बड़ा आ ये सब चल रहा है बेटी। जैसे कि छोटा आ तो अ यहाँ से बोल रहा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों भैया किससे बनेंगे, कंठ से बनते हैं भैया। ये लोग किससे बने हैं, कंठ से बने हैं। किससे बने हैं, कंठ से बोले जाते हैं। आ तो ये यहाँ से निकल रहा है, और ये वाली कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती है बेटी तालु से। ई देखो यहाँ पर बहुत बड़ा खिंचाव सा आ रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई काट के ले जाएगा क्या इसको। इसको ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि बिल्कुल चली जाएगी क्या। इसको बेटी यहाँ पे तालु बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं भैया, तालु बोलते हैं बेटी। इसको थोड़ा सा बोल के देख लिया करो, कोई हेडिंग नहीं है, ये तो बहुत साइंस है अपने आप में। ये क्या हो गया, कंठ हो गया, ये थोड़ी सी तालु हो जाती है। ऊपर वो जो हमारा जो खोखिया सा जो जगह होती है थोड़ी सी कपड़ा टाइप की, उसको मूर्धा बोल देते हैं। बाकी दांत और ओष्ठ वगैरह हो ही जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये देखो कैसे बोलता है, ऊ तो ये किससे बनते हैं दोनों भैया, तो ये होठ से बनते हैं बेटी। होठ को इंग्लिश में, संस्कृत में क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते थे हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ थोड़ी सी, ये बेटी मूर्धा से बोलती है। ये किससे बनती है, मूर्धन्य। मूर्धन्य बोले तो संस्कृत में मूर्धन्य कह देते हैं, और हिंदी में इसको मूर्धा कह देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अब यहाँ चीजें क्लियर होंगी तुम्हारे लिए अलग से। थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दें। देखिए ये जो है संधि स्वर में क्या होता था कि ये वाला जब इससे शादी करता है, जब इसका मैचिंग इससे होती है तो इसकी ध्वनि आती है। कहने का मतलब मेरा ये होगा, छोटा आ प्लस छोटी ई बनाती है छोटी ए। जब छोटा आ के साथ जब छोटी ए मिल जाती है तो ये किसका निर्माण करती हैं, बड़ी ए का निर्माण करती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ये कहाँ से बोला गया, कंठ से बोला गया। ये कहाँ से बोली गई बहन जी, ये तालु से बोली गई। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, कंठ तालव्य। तो ये कहाँ से बनती हैं दोनों, तो ये बनती हैं कंठ तालव्य। इसको क्या कहते हैं छोटे, इसको कहते हैं कंठ तालव्य। बेटी गमारू भाषा में ये भी कह सकते हैं आप कंठ तालु। क्या कह देते हैं, कंठ और तालु। वैसे ऐसे बोला जाता है कंठ तालव्य। ये कहाँ से बोलते हैं, कंठ और तालव्य से। क्यों बोलते हैं भैया, क्यों छोटा आ बड़ा आ कहाँ से बनता है, कंठ से बोल रहा है। छोटी कहाँ से बोल रही है, तालु से मिल रही है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो अक्षर बनेगा वो किससे बनेगा, कंठ तालव्य से। वापस आ जाओ। अब देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये कैसे बना, ये बना छोटा आ और छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, छोटा ओ। जब छोटे आ की शादी जब छोटे ओ से होगी तो क्या बन जाएगा, बड़ी ओ बन जाता है बेटी। क्या बन जाता है, बड़ी ओ। तो ये कहाँ से बनता है बंदा, कंठ से। ये कंठ से बोलता है। ये कहाँ से बोलता है बंदा, ओष्ठ से बनता है।
तो ये कहाँ से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कंठ ओष्ठ। ये कहाँ से बन जाएगा, कंठ ओष्ठय, कंठ ओष्ठय, ये क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको पढ़ने की थी कि ध्यान दीजिए क्या पढ़ाया, स्वर के अंदर क्या पढ़ाया, पहले रिवाइज करो। वर्णमाला क्लियर कराई तुम्हारी। वर्णमाला, वर्ड क्या होते हैं, तो जो ध्वनि होती है, जो हमारी प्राणवायु होती है, जब ये बाहर निकलती है तो इसको ही हम ध्वनि का नाम या वर्ड का नाम देते हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, विचारों का आदान प्रदान कराने का एक जो रास्ता होता है, जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, उसको छोटे हम वर्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, वर्णों के स्वव्यवस्थीकरण को ही वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। वर्ड जो होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है, ये भी पढ़ा। इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो वो होती है वाक्य होती है। उसके बाद में वर्णों को हमने जो है भागों में बांटा कि वर्ड जो होते हैं वो हमारे भैया जो है कुछ भागों में होते हैं वर्ड जो होते हैं। तो वर्ड, वर्णों के डेफिनेशन से और वर्णों के व्यवस्थीकरण से किसका निर्माण हो गया, वर्णमाला का निर्माण हो गया। और वर्णमाला में जो है हमने दो भाग कर दिए उसके, एक होते हैं उसमें स्वर और एक होते हैं उसके अंदर व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, तो स्वरों को भी अब हमने वहाँ से निकाला। तो स्वर क्या होते हैं, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने में किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, उनको हम जो है स्वर कहते हैं। उसके बाद में चीज़ें बनाई हम लोगों ने कि ये जो स्वर होते हैं भैया, ये अपने आप में तीन प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं बेटी, तीन प्रकार के हो जाते हैं। जैसे कि एक हो जाता है हस्स स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या 4 हो जाती है। इसके बाद में हमने पढ़े कि संधि स्वर या दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। ऐसे करके जो हमारे जो मेन जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 हो जाती है। और एक जो है हमारे अयोग भाग वगैरह होते हैं, उनको बाद में देखेंगे। जबकि जो तीसरा प्रकार होता था वो प्लस स्वर का होता था। प्लस स्वर का मतलब ये होता है बेटी, ये जो संधि स्वर होते हैं इनको देखो, ये जो बंदे हैं, ये जो बंदे हैं, इनको बोलने के लिए एक मात्रा की जरूरत होती है। कितनी मात्रा की जरूरत होती है, एक मात्रा की। इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, हस्स स्वर कह दिया, और इनको ही हमने मूल स्वर कह दिया। लेकिन ये वाले जो अक्षर हैं, ये जो बड़ी बड़ी जो ध्वनियां हैं, इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगा। 2 मात्राओं का समय लगने की वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया, दीर्घ स्वर नाम दे दिया। क्योंकि इसमें जो है हमारी स्वर तंत्रियों को दीर्घ समय तक कार्य करना पड़ रहा था, इसके लिए इनको हमने दीर्घ स्वर नाम दे दिया। जिसमें हमारी स्वर तंत्रियों को कम काम करना पड़ रहा था, उनको हमने हस्स स्वर का नाम दे दिया। ऐसे ही करके जिनमें हमारी स्वर तंत्रियों को ज़्यादा समय काम करना पड़े, उनको छोटे हम प्लुत स्वर के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं, प्लुत स्वर के नाम से। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जो हमारे संगीत वगैरह में, जो बॉक्स वगैरह में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो तुरई वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, जो बॉक्स होते हैं गांव क्षेत्र में तुरई वगैरह होती हैं, उसमें साउंड जो लगाया जाता है, जैसे करके बोला जाता है ना कि सभी भागवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि सब लोग कथा पांडाल में आए, तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती रहती थी। ऐसे करके बेटी बच्चापन में ऐसा होता था। ऐसे होता था कि नहीं होता था, सबकी लाइफ में हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। आप इंतजार करते रहें, हो जाएगा। क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे अपना, तो तुम्हें महात्मा बनना पड़ेगा। तो तुम लोगों के कानों में रोज सुनाई दिया करेगा कि भक्ति लोग पांडाल में आए, चाय की हरे हरे, ऐसे करके बोलते हैं बेटी गांव में। तो इनके आधार पर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब देखो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, हाउ, अब देखो ये स्वर तुम्हारे कंप्लीट होते हैं बेटी यहाँ से। अब तुम्हें स्वर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बंदा तो तुम कहीं से ही बता सकते हो। एक चीज़ और क्लियर हो रही है, यहाँ से आगे का जो फाउंडेशन है वो तैयार हो रहा है हमारा कि आगे का चैप्टर कौन सा हो सकता है हमारा। तो आगे का चैप्टर हमारा कौन सा हो सकता है, संधि चैप्टर हो सकता है। कौन सा हो सकता है, संधि चैप्टर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ध्वनि जब दूसरी ध्वनि से मिल रही है तो एक नई प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसको हम दीर्घ ध्वनि के नाम से पढ़ पा रहे हैं।
तो जैसे ही हमारी वर्णमाला खत्म होगी उसके बाद ही फिर हम जो है क्या पढ़ पाएंगे, जो है अपनी संधि स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में बेटी सही बच्चे आ जाना, क्यों कल हमारी व्यंजन की क्लास होने वाली है और व्यंजन की क्लास थोड़ा सा धांसू धांसू चलेगी, क्यों धुआं धुआं करेंगे कल जो है उसका जो है बिल्कुल बिल्कुल एक एक शब्द को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, एक एक लाइन को बिल्कुल धीरे धीरे समझा के, जैसे आपको स्वर समझाए हैं आपको एक एक चीज बेटी क्लियर हो गई होगी। आप छोटे एक बार क्लास और देख लेना इसको दोबारा से, अरे कोई पैसा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा क्लास ले लेना, बाद में देख लेना, एक बार और देख लो, फिर एक बार और देख लेना, जिससे क्लासें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी और चीज़ों को क्लियर करने में भी समय नहीं जाएगा। तो याद रखेंगे, छोटा आ बड़ा आ खंड से बोलता है, छोटी ई बड़ी ई तालु से बोलती हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से बनता है, जबकि रिर्री मूर्धा से बोलती है, छोटी ए बड़ी ए ये बनती हैं कंठ तालव्य से, और छोटा ओ और बड़ा ओ ये बनते हैं छोटे कंठ ओष्ठय से। कब क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो तुम्हें दो तीन का याद रखना है, एक तो छोटे आ का याद रखना है, एक छोटी ई का याद रखना है, एक छोटा ऊ का याद रखना है। रिर्री को बाद में ले लेना, क्यों रिर्री अपने आप में मूर्धा से बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिंगल है। बाकी ये वाला भैया कंठ से होता है, इन दोनों ग्रुप में से ये तालु से हैं, इन दोनों के ग्रुप में से ओष्ठ है। अब देखो इनको लिंक कर देना, छोटा आ छोटी मिलेगा तो छोटी ए बनेगा, तो ये दोनों बहनें कहाँ से बोलेंगी, कंठ तालव्य से, क्योंकि इनका मिक्सर क्या है, छोटा आ और छोटी ई है। तो छोटा कहाँ से बोला, कंठ से, छोटी कहाँ से बनी, तालु से, कॉम्बिनेशन वाला शब्द कहाँ से बनेगा, कंठ तालु से, या इसको हम कंठ तालव्य भी बोल देते हैं। ऐसे ही करके छोटा क से बना कंठ से, छोटा ऊ कहाँ से बोला गया, ओष्ठ से, इससे बनने वाला शब्द कहाँ से बोलेगा, कंठ ओष्ठ से। तो कोई बड़ी साइंस नहीं है बेटी, रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करना। वैसे रोज रिवाइज नहीं करना है, तुम्हें तरीका ही ऐसा बता दिया जा रहा है पढ़ाई का कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो बेटी पर डे क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीईटी, सुपर टेट और ये टेट वगैरह और ये सब यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, सब में बेटी हिंदी आती है, सब में जाके फंसेगी ये वाली तेरी हिंदी। और थोड़ा सा कल की क्लास हो जाएगी, 2 क्लास में तुम्हारी व्यंजन खत्म हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटी आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रखेंगे, शेष बातें हम लोग कल करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, बुजुर्ग व्यक्तियों का ख्याल रखना, और कोविड-19 जो योद्धा हैं जैसे कि नर्स, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जैसे कि हमारे हेल्थ कर्मी, पुलिसकर्मी, इन सब का ख्याल रखना। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और भाई थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो चीज़ों को, आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, न तो लाइक चीज़ दे पा रहे हैं जिससे मोटिवेट हों चीज़ों को सही से बनाया जाए, न कोई शेयर कर रहे हैं बीच में, और जिन लोगों के पास शेयर कर भी रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटी बीच बीच में सब्सक्राइब कर दिया करो चीज़ों को, और थोड़ा सा शेयर भी मार दिया करो चीज़ों को, जिससे बेटी चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, अगर हमारा मनोबल बढ़ा दिया तुम लोगों ने। क्यों बेटी, टीचर का मनोबल बढ़ाना ही हमारी सफलता होता है।